हेलो साथियों, परिणाम एकेडमी के नए यूट्यूब चैनल परिणाम एकेडमी ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी जॉब को लेकर, अपनी वैकेंसी को लेकर सभी जानकारी के अपडेट को यहां पर आपके साथ साझा करते हैं। जो भी अपडेट्स होती हैं, चाहे वो वैकेंसी आने की हो, एडमिट कार्ड से संबंधित हो या किसी भी प्रकार से हमारे एग्जाम से संबंधित हो, तो सभी प्रकार की जानकारी को हम इस प्लेटफॉर्म पर अब से साझा करने वाले हैं। यह एक शानदार प्लेटफॉर्म है। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि पोस्ट भी जो राजस्थान की वैकेंसी के बारे में आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को पता चल जाए और आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज हम जो चर्चा करने चल रहे हैं वो राजस्थान कांस्टेबल भर्ती की है। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती जिसमें कुल पोस्ट कितनी है? 9617। कितनी पोस्ट है? 9617 पोस्ट की ये वैकेंसी है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है आप सभी के लिए, जो राजस्थान से हैं उनके लिए भी और जो राजस्थान से नहीं है उनके लिए भी। संपूर्ण जानकारी को हम साझा करने वाले हैं। संपूर्ण जो नोटिफिकेशन आया हुआ है यह कब आया था? 9 अप्रैल 2025 को आया था। तो हम इसके बारे में सारे डिटेल्स को आज यहाँ पर समझेंगे। जो भी डाउट्स हैं आपके वो सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि 9617 पोस्ट है और यह वैकेंसी फिल कब से होगी? 28/4/2025 यानी 28 अप्रैल से इस फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं? 17/5/2025 तक। 17/5/2025 तक हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लगभग लगभग आप मान सकते हैं 20 दिन का समय हमको मिला है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, कितना समय? ये देखिए यहाँ पर दिया भी है, 20 दिन का समय हमको मिला है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, आप लोग आंख खोलकर बहुत ध्यान से इस फॉर्म को फिल करिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब यह फॉर्म खत्म होगा, 17/5/2025 को अप्लाई करना बंद होगा, उसी दिन के अगले दिन से 18/5/2025 से 20/5/2025 यानी 3 दिन तक आपको संशोधन करने का भी समय मिलेगा। कितने दिन तक? 3 दिन तक आपको संशोधन करने के लिए समय मिलेगा। लेकिन खास बात यह है, संशोधन करने के लिए आपको 300 रुपए पे करने पड़ेंगे। कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 300 रुपए पे करने पड़ेंगे। और संशोधन कहां आप कर सकते हैं? आवेदित जिला, यूनिट एवं पद में ही संशोधन त्रुटि संभव है। किसमें? आवेदित जिला या यूनिट एवं पद में ही संशोधन त्रुटि संभव है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 ही जगह आप संशोधन कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। एक आप जिला बदल सकते हैं, यूनिट बदल सकते हैं और एक आप पद बदल सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे 300 रुपए पे करने के बाद भी। ठीक है, और किसी भी प्रकार का स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व तो अभ्यर्थी स्वयं का होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? तो जो भी विद्यार्थी हैं उनको आप सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को कि एक शानदार वैकेंसी कांस्टेबल की आई है, राजस्थान कांस्टेबल की। कहां की है? राजस्थान की। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, राजस्थान कांस्टेबल की वैकेंसी है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है इसमें? आवेदक केवल एक ही बार आवेदन कर सकता है, उसके बाद आवेदन नहीं कर सकता है। ये बात आप सभी जानते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? आवेदन प्रक्रिया। इसमें आपको आवेदन प्रक्रिया के बारे में समझाया गया है। क्या समझाया गया है अगर हम उसको देखें एक बार? समझाया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन पोर्टल जो भी दिया गया है recruitment2rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा एसओ पोर्टल https://rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन्स ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट स्टैक 2 का चयन करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा, ओटीआर करना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, सब अपना कैटेगरी, गृह राज्य का ब्यौरा, सारी चीजों को आपको यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर लिखी गई है, कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, कैसे इस फॉर्म का आवेदन करना है। ठीक है, सभी चीजें समझ में आ गई।
अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई। आपको शुल्क भी भुगतान करना होगा। शुल्क कितना है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी जिस तरीके से इस फॉर्म को आवेदन करना है, अप्लाई करना है, सारी प्रक्रिया यहाँ पर बहुत ही बेहतर ढंग से समझाई गई है। एक एक स्टेप को फॉलो करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये देखिए, अब आती है शुल्क की बात कि आखिर क्या शुल्क होने वाला है। पंजीयन शुल्क, ठीक है, शुल्क क्या होने वाला है। सामान्य वर्ग या फिर क्रीमी लेयर श्रेणी के ओबीसी, जिसे हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदकों हेतु, यानी राजस्थान के बाहर के लोग भी इसमें क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उनके लिए कितना फीस रखा गया है, 600 रुपए। ठीक है, सामान्य वर्ग, ओबीसी, ईबीसी और राजस्थान से बाहर के लोग, उन लोगों के लिए क्या रखी गई है फीस, 600 रुपए। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, टीएसपी और शहरिया, इन सब के लिए क्या फीस रखी गई है, 400 रुपए। क्या फीस रखी गई है, 400 फीस रखी गई है। आगे देखते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल लागू परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान एक बारी पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू होने के कारण इस आवेदन को भरते समय अलग से कोई पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। कब, जब हम सेट का एग्जाम देंगे तब। भर्ती हेतु रिक्त पद, कौन कौन से पद रिक्त हैं, तो हमारा जो ये फॉर्म आया हुआ है वो सामान्य कांस्टेबल, चालक और बैंड तीनों के लिए है। तो यह ध्यान देने वाली बात है, किसके लिए है, सामान्य, चालक और बैंड तीनों के लिए है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण जो मिलता है महिलाओं के लिए 33% है ना। महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, 33% क्षैतिज रूप से मिलता है। तो जो आरक्षण है महिलाओं के लिए या फिर हम कहें भूतपूर्व सैनिक के लिए, तो वो सभी चीजें यहाँ पर आपको दी गई हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी आरक्षण है। तो एज में भी रिलैक्सेशन है, तो अभी हम एज पर भी डिस्कस करेंगे, किस बात को आरक्षण है, कितना आरक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, एक ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। कई बार लोगों का प्रश्न होता है, राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जो राजस्थान से नहीं है, वे लोग भी आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस बात इतनी है कि आप चाहे अनुसूचित जाति में हो, अनुसूचित जनजाति में हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो या फिर ईडब्ल्यूएस में भी हो, लेकिन आप अगर राजस्थान में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप किसमें काउंट किए जाएंगे, आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में माने जाएंगे। ठीक है, किसमें माने जाएंगे, सामान्य वर्ग में, आप जनरल में काउंट होंगे। समझ में आ गई बात। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, वेतनमान और पेंशन। वेतनमान जो है वह 14,600 रुपए प्रति माह होगा। ठीक है, कितना होगा, 14,600। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे जो हमारी योग्यता है भर्ती के लिए हम उसमें देखते हैं, और छूट है क्या है, सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता और छूट। अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजनन नागरिक होना चाहिए। कहाँ कहाँ का, भारत का नागरिक हो, नेपाल हो या फिर भूटान का प्रजाजन नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है कि आपको 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। 12वीं यानी 12th, यानी आप इंटरमीडिएट पास हो, या फिर यहाँ पर लिखा है समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, कहने का मतलब वही है। चौथी बात क्या है जो योग्यता में है, कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास एलएमवी और एचएमवी दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस दिनांक 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ होना आवश्यक है। 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व यानी 1/1/2025, 1/1/2025 का होना अनिवार्य है, लाइसेंस एलएमवी और एचएमवी दोनों। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत, जो सारी चीजें थी यहां तक सारी चीजें हमारे समझ में आ गई। अगला है आयु सीमा। आयु सीमा की बात करते हैं
इसमें क्या क्या दिया गया है। आयु सीमा, आयु सीमा में देखिए कांस्टेबल, सामान्य और बैंड के लिए क्या दिया गया है। जो सामान्य कांस्टेबल है और बैंड है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है, सामान्य के लिए चाहे वो पुरुष हो या महिला, मिनिमम एज जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1/1/2008, और पुरुष का अधिकतम 2/1/2002 से। यानी आप ये समझने का प्रयास करें, जो पुरुष होगा सामान्य वर्ग का, जनरल का जो पुरुष होगा वह 02/01/2002 से लेकर कब तक, 1/1/2008 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 2002 तारीख पहला महीना यानी 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच में ही उसकी एज होनी चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और महिला का जो है वह 1997 से लेकर 2008 तक होना चाहिए, 1997 से 2008 का होना चाहिए। यानी लगभग लगभग 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है एज में, किसको, महिला को। फिर ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, एमबीसी हो, इन सब की जो पुरुष में 1997 और मैक्सिमम 8 है, यानी 5 साल का इनको भी एज रिलैक्सेशन है, किसे, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी को। और महिला के लिए 5 साल और, यानी अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की महिला या फिर एससी या फिर एसटी की महिला या फिर बीसी एमबीसी की महिला को, इन्हें सामान्य पुरुष की तुलना में 10 वर्ष का रिलैक्सेशन है, 5 वर्ष यहां पर और 5 वर्ष यहां पर। ठीक है। फिर क्या है, राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारी या कर्मचारियों के आश्रित जो हैं, मैक्सिमम जो मिनिमम डेट है वो तो 1/1/2008 है, रिलैक्सेशन आपको यहां दिख रहा होगा। यहां पर इन्हें कितने साल की रिलैक्सेशन है, लगभग 3 साल की रिलैक्सेशन है। कितने साल की पुरुषों के लिए, 3 साल की। महिला के लिए यहां पर ये कितने साल की हो गई, ये 8 साल की रिलैक्सेशन हो गई। ठीक है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 2/1/1983, 2/1/1983, यानी काफी लंबा गैप है, तो आप यहाँ पर मैंने प्लस माइनस अपना कर लीजिएगा। और उतना ही फीमेल के लिए भी है 1983 तक। ठीक है। अब आगे आते हैं, कांस्टेबल चालक के आवेदकों के लिए यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, वह बैंड और सामान्य के लिए था। ठीक है। यानी ईडब्ल्यूएस को 5 साल का रिलैक्सेशन है, महिला को तो 5 साल है ही, इनको क्या कहते हैं, कितनी साल है, इनको 3 साल है पुरुष में रिलैक्सेशन, 3 साल, महिला को 8 साल है। भूतपूर्व सैनिक का आप देख लीजिएगा। ठीक है। ऐसे ही कांस्टेबल जो चालक के लिए है, चालक के लिए, सामान्य के लिए सभी का तो जो मिनिमम एज है वो इतना होना चाहिए 1/1/2008 के अंदर। पुरुष का जो है वो कितना होना चाहिए, 2/1/1999, 1999, और महिला को 1994 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी वर्ग के लिए 1994, यानी 5 साल का रिलैक्सेशन। यहां पर भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, यहां पर 8 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है। यहां पर 3 साल का, सॉरी, यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन है। महिला के लिए 8 साल होता है, और लेडीज के लिए 5 साल फिर 8 साल का रिलैक्सेशन हो जाता है। समझ में आ गया। अब आते हैं शारीरिक मापदंड पे। कई बार क्या होता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शारीरिक मापदंड हमारी क्या होनी चाहिए, शारीरिक मापदंड हमारी क्या होनी चाहिए। देखिए, ऊंचाई, जो न्यूनतम हाइट है, हाइट पुरुष के लिए कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए होनी चाहिए। और महिला के लिए कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। कितना, 152 सेंटीमीटर, या सामान्य क्षेत्र के लिए है या फिर राजस्थान से बाहर के लोगों के लिए नॉर्मल 168 सेंटीमीटर, लेकिन महिला के लिए कितना है, 152 सेंटीमीटर। 12 एवं सहरिया जिले, ये 2 आदिम जिले हैं, आदिम जाति के लोग हैं। ठीक है। 12 जिले के सहरिया आदिम, सॉरी, 12 जिले के जो सहरिया आदिम जाति के लोग हैं, उनमें पुरुष जाति के लिए 160 सेंटीमीटर की
हाइट मांगी गई है, कितना 160 सेंटीमीटर, और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। न्यूनतम सीना जो है पुरुषों के लिए है केवल, वो कितना है 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, यानी फुलाव कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे ही 12 जिले के सहरिया आदिम के लिए 74 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 79 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। और वजन की बात करें, ठीक है, अगर न्यूनतम वजन की बात करें, ये सिर्फ महिलाओं के लिए अनिवार्य होता है। तो महिलाओं का वेट सामान्य क्षेत्र के लिए 47.5 यानी 47.5 किलो, और आदिम जाति के लोगों के लिए वो कितना होता है 43 किलोग्राम। ठीक है, सारी चीजें यहां समझ में आई। तो हाइट कितनी है 168 है यह पुरुष के लिए, महिला के लिए कितनी है 152 है। और चेस्ट कितना है, चेस्ट है 81/86, यानी 81 बिना फुलाए, 86 फुलाकर, ये महिला के लिए होता नहीं है। और जो वजन होता है, वेट होता है, वह सिर्फ महिला के लिए है, यह कितना होना चाहिए 47.5 होना चाहिए। सारी चीजें क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही चीजें जो मैंने बताई हैं कि 5 सेंटीमीटर सीने में छूट मतलब बढ़ाना होता है। यह चिकित्सीय मापदंड है कि ऐसा नहीं है कि जिसकी आंखें गड़बड़ हैं या जो चश्मा लगाता है वह पेपर नहीं दे सकता है, बिल्कुल वह एग्जाम दे सकता है और वह पुलिस भी बन सकता है। रीजन बस क्या होना चाहिए, उसकी आंखें 6x6 और 6x9 होना अनिवार्य है, इससे ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए। इसको आपको देखने के लिए आप एक बार से इसकी वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, 6x6 और 6x9 का क्या मतलब होता है। दोनों आंखों का पैमाना लिया जाता है ना, जैसे इसमें दिया हुआ है J1 बेहतर आंख और J2 बदतर आंख, यानी दोनों आंखों को कंपेयर किया जाता है कि कौन सी आंख कितनी खराब है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें नंबरिंग की जाती है। 6x6 जो होता है यानी सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, इसे हम बेहतर आंख में रखते हैं। 6x9 जो होता है, यह थोड़ी सी एक आंख जो होती है वो गड़बड़ होती है, उसमें रखते हैं हम। एक बार आप लोग जाकर देख लीजिएगा जिनको यह प्रॉब्लम है। ठीक है, और क्या है, अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों दोषों रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक खास बात पुलिस में जो सभी लोगों को बहुत परेशान करती है, हम क्या मतलब किस कैसे हमको अयोग्य ठहराया जा सकता है, क्या नहीं होना चाहिए हमारे शारीरिक में ताकि हम सिलेक्ट हो जाएं। देखिए, अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए। ठीक है, घुटने आपस में टकराने चाहिए, जैसे हम खड़े होते हैं नॉर्मल बिल्कुल, तो हमारे जो घुटने हैं आपस में टच नहीं होने चाहिए, उनके बीच में गैप होना चाहिए। यह बात लिखी गई है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, नसें फूली नहीं होनी चाहिए, है ना, भयंगापन नहीं होना चाहिए, रतौंधी नहीं होनी चाहिए, रंग दृष्टि दोष नहीं होनी चाहिए, हकलाकर बोलना यह नहीं होना चाहिए, पैर समतल नहीं होने चाहिए, पैर यानी जैसे हम लोग फुटप्रिंट लेते हैं तो बिल्कुल प्लेन नहीं होना चाहिए हमारा पैर। ठीक है, पैर समतल नहीं होने चाहिए, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृत अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो नहीं होनी चाहिए। यह सब चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी हाथ पैर टूटा नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी जो हमारे शारीरिक अंग है वे टूटे नहीं होने चाहिए। तो ये सारी बातें लिखी गई हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप देख लीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप जब फॉर्म भरें तो आपको शारीरिक मापदंड में आपको बाहर कर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति के लिए योग्यता अयोग्यता, यहां भी कुछ पॉइंट लिखे गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला पॉइंट लिखा गया है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसके एक से अधिक पति या पत्नी है वे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जीवित पति या पत्नी हो तो वह भी अयोग्य माने जाएंगे इस फॉर्म के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा अगर 2 से अधिक संतानें हैं तो वह भी अयोग्य हैं। ठीक, अगला क्या है, अगला देखते हैं, किसी भी
किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह में दहेज की मांग की हो, दहेज स्वीकार किया हो तो भी वह नहीं मान्य होगा। अगला क्या है कि अगर वह डिबार किया गया है बोर्ड के द्वारा तब भी वह नहीं माना जाएगा, मतलब अयोग्य माना जाएगा। और यदि वह किसी आपराधिक मामलों में क्या है ग्रस्त है तो भी उसकी योग्यता नहीं ली जाएगी, उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे यह कुछ लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र उपलब्ध, मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे देखते हैं भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया क्या है? कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28(3) के प्रावधानुसार किया जाएगा। देखिए चरण क्या होगा उसके बारे में दिया गया और क्या क्या होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमारी लिखित परीक्षा होनी है, OMR बेस्ड होना है हमारा एग्जाम। कितने नंबर का? 150 नंबर का होगा। सामान्य जो है कांस्टेबल के लिए 150 नंबर और चालक के लिए भी 150 नंबर। कांस्टेबल बैंड के लिए यह लागू नहीं है। जो क्वेश्चन होगा OMR बेस्ड वह कांस्टेबल सामान्य के लिए 150 क्वेश्चन आएंगे और कांस्टेबल चालक के लिए भी 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। दक्षता परीक्षा जो है वह सामान्य कांस्टेबल के लिए लागू नहीं है लेकिन क्वालिफाइंग है ना। ये दक्षता परीक्षा 30 नंबर की। शारीरिक दक्षता मापतौल जो है वो सभी के लिए क्वालिफाइंग है, ठीक है। दक्षता परीक्षा 30 नंबर की कांस्टेबल चालक के लिए और कांस्टेबल बैंड के लिए भी 30 नंबर की होने वाली है। कौन सी दक्षता परीक्षा? विशेष योग्यता एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त, अगर ऐसा कुछ है आपके पास तो कांस्टेबल सामान्य जो है उसके लिए आपको 20 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे और कांस्टेबल चालक में और बैंड में यह लागू नहीं है। तो टोटल अगर एग्जाम की बात करें तो 170 नंबर आपका लगभग बनता है। 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, ठीक है। और 20 नंबर आपको मार्कशीट के आधार पर दिया जाएगा यदि आपके पास कोई मार्कशीट होने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह लिखित परीक्षा होने वाली है, OMR बेस्ड होगी। कैसी परीक्षा होगी? OMR बेस्ड होगी। अब देखते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है ना। देखिए लिखित परीक्षा OMR बेस्ड होने वाली है, 150 अंकों का होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न होंगे और समयावधि कितनी होगी? 2 घंटे। 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, है ना। 150 क्वेश्चन होने वाले हैं और कितने नंबर के? 150 मार्क्स के, ठीक है। अब बात आती है निगेटिव मार्किंग की। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काट लिया जाएगा, यानी जो माइनस मार्किंग है वह कितने है? निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4, 1/4। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। 4 गलत करने पर एक सही क्वेश्चन को गलत कर दिया जाएगा, यानी 1/4 का इसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। फिर आगे है लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी मैक्सिमम जो कट ऑफ नीचे जा सकती है वो 40% जाएगी पूरे का, यानी 150 नंबर का। अगर इससे कम कट ऑफ हमारी नहीं जाएगी, चाहे हमारी वैकेंसी फुल हो या ना हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है 150 क्वेश्चन है आपके पास, 150 नंबर के, और आपको कितना टाइम मिलने वाला है? 2 घंटे मिलने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहां तक आ ही गई होगी, है ना। तो लगभग सारी चीजें हमारी हो गई हैं, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड, लगभग सारी चीजें हमारी यहाँ पर हो गई हैं, है ना। और देख लेते हैं कुछ इसमें छूटा है या नहीं छूटा है। आपको 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, ये देखिए यहाँ पर लिखा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड जो है, समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर के लिए दौड़ निर्धारित है। तीनों के लिए, सामान्य, चालक और बैंड, तीनों प्रकार के कांस्टेबल के लिए। पुरुष के लिए 25 मिनट मिलने वाले हैं, महिला के लिए 35 मिनट और भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट मिलने वाले हैं।
ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी 30 मिनट मिलने वाले हैं, यानी आपको 5 किलोमीटर के लिए 25 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, और अब कुछ ऐसा है नहीं जो आपको मैंने ना बता दिया हो, तो सारी चीजें आपको मैंने बता दी है ना। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी मैंने आपके सामने क्लियर कर ली। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर एक बार समरी में हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में थी। देखिए क्या क्या चीजें थी। पहली बार मैंने बताया वैकेंसी पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट कितना है, 9617 पोस्ट है। डेट मैंने बता दी 28/4/2025 से 17/5/2025 तक यह डेट भरी जाएगी। 600 रुपए इसकी फीस है ना, 600 रुपए इसकी फीस है। 12th पास इसकी क्वालिफाई है, 12th पास। 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक चीज मैंने आपको शायद नहीं बताई है, वो मैं आपको एक बार फटाक से बता देता हूं। सिलेबस मैंने आपको शायद बताना मैं आपको भूल गया, तो एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। ये शायद छूट गया था अभी, जब हम समरी करने लगे तो याद आया। तो 150 प्रश्न होने वाले, उसका कैटेगरी भी किया गया है। विवेचन, तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग जो है, और सामान्य गणित यानी मैथ जो है, और कंप्यूटर का ज्ञान। यह कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। फिर सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में सभी आ गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब आ गया ना। सामाजिक विज्ञान समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाओं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी, यानी 45। यानी ये है जीएस। जीएस में साथ साथ करंट अफेयर है, करंट अफेयर के साथ साथ राजस्थान करंट अफेयर भी है। यह जो ब वाला है, ये 3 चीजें लेकर आपके साथ आता है। 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। जो स वाला खंड है, राजस्थान के इतिहास, संस्कृत, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति, इसके बारे में 45 क्वेश्चन आने वाला है, यानी राजस्थान स्पेशल से। तो आपका जो सिलेबस बनता है, अगर मैं सिलेबस को यहां पर लिख दूं शॉर्ट में, साथ में लिख दूं, तो रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग, मैथ है, कंप्यूटर है। इन तीनों से आपको 45 को 60 क्वेश्चन है। इन तीनों से आपका कितने हैं, 60 क्वेश्चन है। कितने, 60 क्वेश्चन। फिर दूसरा वाला क्या है, दूसरा है जीएस। जीएस और साथ 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 क्या है, जीएस है प्लस करंट अफेयर है। करंट अफेयर राजस्थान का भी और इंडिया का भी, और ये कितने नंबर का है, 45 नंबर का। फिर तीसरा जो भाग है वह क्या है, राजस्थान स्पेशल। राजस्थान स्पेशल ये कितने नंबर का है, 45 नंबर का। यानी 45 45 90 60 150 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सारी चीजें आपकी मैंने बता दी हैं, कुछ बचा नहीं है। सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमने कर लिया है ना। 600 आपकी शुल्क है जो आपको दे है। फॉर्म बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि त्रुटि होने पर 300 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, और त्रुटि भी कुछ गिने चुने चुनिंदा चीजों में है। सिर्फ 2 जगह आप चेंज कर सकते हैं, आप जिला या यूनिट बदल सकते हैं, या फिर आप क्या बदल सकते हैं, पद बदल सकते हैं, और कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। यदि आपको दिक्कत हो रही है फॉर्म अप्लाई करने में, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। उस पर भी हमारी एक विस्तृत वीडियो आएगी, जिसमें हम आपको फॉर्म भरते हुए दिखाएंगे कि कैसे कैसे फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी त्रुटि के, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, परिणाम एकेडमी ऑफिशियल, है ना। कौन सा, परिणाम एकेडमी ऑफिशियल। इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। परिणाम एकेडमी ऑफिशियल। परिणाम एकेडमी ऑफिशियल,
यह YouTube चैनल है आप जहां पर देख रहे हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक और YouTube चैनल है सिर्फ और सिर्फ परिणाम एकेडमी के नाम से, परिणाम एकेडमी के नाम से। यहाँ पर आपको निःशुल्क शिक्षाएं दी जाती हैं, क्लासेस मिलती हैं आपको। जो भी क्लासेस आप पढ़ना चाहते हैं वो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, है ना। रीजनिंग है, मैथ है, जीएस है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, सारी क्लासेस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। जो भी बैचेस चलाए जाएंगे आपको परिणाम एकेडमी चैनल पर मिलेंगी, लेकिन जो अपडेट होगा वह आपको परिणाम एकेडमी ऑफिशियल पर देखने को मिलेगा। और जल्द से जल्द इस चैनल को भी आप बहुत प्यार दीजिए, ताकि बहुत जल्द यह आप सभी के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध हो जाए। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।